नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की, अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में आपको देंगे। और आज हम सहकारी समिति के चुनाव का भी विस्तार से दोस्तों विश्लेषण करेंगे, बताएंगे आपको कौन पार्टी इसमें बाजी मार रही है, कौन पिछड़ रही है। और इसके अलावा दोस्तों हम समीक्षा करने वाले हैं भादरा कस्बे में भी जो सीवरेज का निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर आ रही खामियां, और उसमें आया एक बहुत बड़ा इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे क्या घटनाक्रम हुआ। और दोस्तों, आसपास से खबरों की शुरुआत कर देते हैं। पहले हम फीफा फुटबॉल क्लब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 32 टीमें इस फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेल रही है। और दोस्तों, इन 32 टीमों का जो 20 नवंबर को प्रारंभ हुआ था टूर्नामेंट, वो अब समाप्ति के कगार पर है। और इन 32 टीमों से मात्र 4 टीमें अब शेष बची है। 18 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा और इन 4 टीमों में जो कि सेमीफाइनल खेलेगी, उसमें पहला सेमीफाइनल आज रात्रि 12:30 बजे होगा, जिसमें अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया का मैच होगा। और बड़ा ज़बरदस्त मैच इसमें होगा। और देखते हैं मेसी अपनी टीम को यहाँ कामयाबी दिला पाते हैं। विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है मेसी अर्जेंटीना के। और दोस्तों, दूसरा जो सेमीफाइनल मैच है वो भी कल रात्रि को 12:30 बजे खेला जाएगा, फ्रांस बनाम मोरक्को के बीच में। तो इन दोनों से जीतने वाली टीम 18 दिसंबर को फाइनल खेलेगी। और इन दोनों जो सेमीफाइनल मैच है उनसे हारने वाली, उप विजेता रहने वाली टीमों के मध्य 17 दिसंबर को तीसरे नंबर के लिए मैच खेला जाएगा। तो बस ये मैच अब शेष बचे हैं। और गोल्डन बूट किसको मिलने वाला है दोस्तों, चाहे वो फ्रांस के एम्बापे हो, जीरू हो, या फिर अर्जेंटीना के मेसी हो। 4 गोल अर्जेंटीना के मेसी ने किए हैं, जबकि एम्बापे ने 5 और जीरू ने 4 गोल किए। और ये तीनों ही खिलाड़ी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं गोल्डन बूट की रेस में। इसके अलावा दोस्तों, आज एक राजस्थान से बहुत बड़ी घटना हुई। कोटा में 3 बच्चों ने एक साथ एक ही दिन में आत्महत्या की है दोस्तों। और इन तीनों ही बच्चों में अगर बात करें तो 2 बिहार के, एक मध्य प्रदेश का बच्चा था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये कोटा में आए हुए थे, लेकिन तीनों ने खुदकुशी की। परीक्षा का किस प्रकार जानलेवा दबाव है या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है, पुलिस लगी है मामला देखने, खंगालने की आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और इन बच्चों के साथियों से, मित्रों से भी पूछा जा रहा है, उनके सहपाठियों से भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें एक बहुत बड़े घटनाक्रम की। कल हुआ था राजा पटेरिया, जो कि पूरे देश में ये बयान जो है वो काफ़ी चर्चित हो रहा है। कांग्रेस के नेता है राजा पटेरिया, और उन्होंने मोदी, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बहुत ही बड़ा बयान दे दिया दोस्तों कि पीएम मोदी की हत्या कर देनी चाहिए। तो इस बयान के बाद बवाल मचा है, भाजपा हमलावर है कांग्रेस पर, और उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है और पुलिस ने पटेरिया को गिरफ्तार भी कर लिया है। और दोस्तों, उसके बाद में जब आज कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। इसके अलावा दोस्तों, हम एक और घटना की बात करें। आज महेंद्र गुज्जर, जो कि कांग्रेस के निःशक्त जन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रह चुके हैं, महेंद्र गुज्जर, आप उनसे वाकिफ़ होंगे, ये गांधी बड़ी के हैं। तो इनका अकाउंट हैक हो गया है। और दोस्तों, बड़ी संख्या में आज इनके परिचितों के पास फेसबुक से, मैसेंजर से और व्हाट्सएप से अनेक तरह के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं पैसे लेन देन के। और दोस्तों, ऐसा ही एक कॉल हमारे पास भी आया व्हाट्सएप से, महेंद्र गुज्जर के नंबर से। तो दोस्तों, जैसे ही 15,000 रुपये की मांग की गई थी, इस जो व्हाट्सएप मैसेज आया था उसमें
उसके बाद में हमने दोस्तों अचानक हमने ये कहा कि क्या आप महेंद्र जी बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी। सामने से जवाब आया, मैं महेंद्र ही बोल रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों मैंने, मेरे पास एक नंबर और थे महेंद्र गुज्जर के, उस नंबर से फ़ोन किया। महेंद्र जी की आवाज़ आई, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ, मेरा अकाउंट फेसबुक और सारी चीज़ें किसी ने हैंग कर ली है, आप कृपया मदद करें। उसके बाद में मैंने उस बंदे को दोबारा लिखा भी था कि मैं आपको मोबाइल से पैसे नहीं दे सकता, आप नकदी आकर मिलो या किसी को भेजो, लेकिन उसके जाल में वो नहीं आया। उसने ये ज़रूर कहा कि मैं दिल्ली आया हूँ किसी काम बस, अब मैं दिल्ली हूँ और मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत थी। तो सभी महेंद्र गुज्जर के जो यार दोस्त है, परिचित है, रिश्तेदार है, वो सतर्क हो जाए, क्योंकि इस प्रकार से जो हैंकर है वो फ़ोन करके और अपने एमरजेंसी फंसे होने का कहकर पैसे मंगाते हैं मोबाइल से, और आपको बातें करेंगे कि आपके पास नहीं है तो अपने यार दोस्त के किसी मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। आपको नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर पर वो पैसे आपके पास मंगाए जाएंगे। तो इस प्रकार के मैसेजों से आप सावधान रहें। और महेंद्र गुज्जर के नंबर जो है वो हैंग कर लिए हैंकर ने। तो ये एक इस प्रकार की घटना दोस्तों सोशल मीडिया में आम है और इससे बचना चाहिए और इससे सावधानी रखने की आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से ऐसे इस प्रकार अगर आपका नंबर हैंग हो जाए तो किसी यार दोस्त का सहारा लेकर किसी दूसरे की फेसबुक आईडी से या किसी भी प्रकार सभी यार दोस्तों के पास तत्काल प्रभाव से मैसेज पहुंचाइए। इस प्रकार अपना मैसेज वायरल कीजिए कि मेरा नंबर जो है वो हैंग हो चुका है, मेरी आईडी जो है वो हैंग हो चुकी है, और उसके ऊपर से किसी प्रकार की कोई डिमांड पैसे की करता है तो उसको ना दिया जाए, और इसके लिए मैं अब जवाबदेह या जिम्मेवार नहीं हूँ। इस प्रकार का मैसेज बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे सहकारी समिति के चुनाव की भी, लेकिन उससे पहले हम बात करने जा रहे हैं बादरा सीवरेज की। दोस्तों बादरा सीवरेज क्या कामयाब होगी, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल पूरे कस्बा वासियों के लिए, 40 वार्डों के निवासियों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवरफ्लो होने की सूचना काफ़ी वार्डों से लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आ रही है। ओवरफ्लो होकर चैम्बर उनसे गंदा पानी निकलने की और मोहल्ले में गंदगी भरा वातावरण बनाने की, इस प्रकार की। और बाज़ार में भी दोस्तों आप देखेंगे जो मेन रोड है सरकारी अस्पताल के आगे, आप मानिए, या फिर परशुराम जो सर्किल बना है श्री परशुराम जी महाराज का, जो कि नगर पालिका के एकदम कार्यालय के आगे ही जो तिराहा है दोस्तों, वहाँ एक चैम्बर है। आए दिन आपको आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है गंदगी निकालते हैं लोगों के घरों में कुइयों से, वो ट्रैक्टर आपको मिलेंगे वहाँ से पाइप डालकर चैम्बर में गंदा पानी निकालने के लिए। और वो गंदा पानी, क्योंकि वो एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और उधर आगे के जो वार्ड हैं उनका जो कनेक्शन हो चुकी है जिनके सीवरेज के, उनका सारा जो गंदा पानी है, सीवरेज की जो गंदगी है, वो वहाँ से होकर आगे गुजरती है। तो वहाँ से ये टैंकरों से, पाइप से, जनरेटर के द्वारा निकाली जाती है और उसके बाद में हाथों हाथ उसको नाली में डाल दिया जाता है। तो खुले में नाली में ये गंदगियाँ डाली जा रही है। तो इससे अच्छा तो सभी अपनी कुइयों के, टॉयलेट के, शौचालय के कनेक्शन ही नालियों में करवा दे। गंदगी का वातावरण तो नगर पालिका को पूरे बादरा का बनाना ही है, तो क्यों फिर लोग कुई खुदवाए और क्यों फिर इन सीवरेज के कनेक्शन लोग ले। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, आप सबको सोचना है, इसके लिए आपको जागरूक होना है। आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में अगर इस प्रकार से गंदगी वो निकाल रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कब तक चलेगा, जबकि 40 वार्डों में अभी मात्र 5-7 वार्डों के सीवरेज के कनेक्शन हुए हैं। जब पूरी बादरा के कनेक्शन हो जाएंगे तो कितना दबाव होगा उन छोटे से पाइपों में से होकर गुजरने वाली गंदगी के ऊपर। और सीवरेज के चैम्बर जो ढक्कन है वो अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि उससे दोस्तों गैस भी बनती है। और गैस बनने के चलते ही मैं एक घटना आपको स्मरण करा रहा हूँ। मात्र 2 दिन 3 दिन
पहले किया। हमने उसकी कवरेज भी की थी। सात संदेश भारत के यूट्यूब चैनल पर भी उसका एक वीडियो अपलोड हमने किया है और फेसबुक पेज पर भी हमने लाइव ये खबर चलाई थी दोस्तों। सिनेमा हॉल जो कृष्णा टाकीज है और उसके पास से जो बोर्डिंग हाउस को ग्रामीण कन्या विद्यालय की तरफ जो सड़क रोड मार्ग जाता है वो वार्ड नंबर 26 और आगे चलकर वार्ड नंबर 23 का एरिया है। उस एक ही गली में 2 वार्डों का एरिया डिवाइड है। तो वार्ड नंबर 26 अर्थात कृष्णा टाकीज की तरफ ही कान्हा मित्तल जो कि नगर पालिका के ठेकेदार भी है, कन्हैया लाल मित्तल दोस्तों, उनके घर के एकदम पास में ही अचानक सड़क फटती है, जैसे ज्वालामुखी फटा हो। कोई जमीन से लावा निकलने के लिए ज्वालामुखी फटा हो और वो फटने के बाद में सीवरेज का पाइप फटता है और गंदगी 10 फीट ऊपर तक दोस्तों इस प्रकार से प्रेशर से पानी के साथ पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और लोगों के घरों में आंगन तक, कमरों तक, रसोई तक ये गंदगी दोस्तों पसर जाती है। कई घरों में इस प्रकार की घटना गंदगी घुसने की भी हुई है। हमने कवरेज भी किया, आप ज़रूर उस कवरेज को भी देखिएगा। और इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप इस घटना को लेकर? इस प्रकार से चैम्बर जो पाइप है सीवरेज का वो फटना निस्संदेह वो दबाव से फटा होगा या फिर गैस से फटा होगा। दोनों ही कंडीशन कस्बा वासियों के लिए विचारणीय है, चिंतनीय है और दोस्तों दुखी करने वाली है, परेशान करने वाली है कि भविष्य में सीवरेज को लेकर क्या स्थितियां हो सकती है जब सारे कस्बे का 40 के 40 वार्डों के सीवरेज का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा और इन छोटे से 8 इंची के पाइपलाइन से ये गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में गुजरेगी, मात्रा में गुजरेगी। तो कैसी होगी पाइपों की स्थिति, चैम्बरों की स्थिति, गलियों में ढक्कन अपने आप खुलने लगेंगे और गंदगी पसरी मिलेगी आपको प्रत्येक गलियों में। तो क्या इस प्रकार से होती है सीवरेज? इसमें आखिर कहाँ कमियां हैं, क्या खामियां रह चुकी है? और विधायक बहुत खुश हो रहे हैं दोस्तों, बार बार अब तक दर्जनों बार विधायक बलवान पूनिया ने ये संबोधनों में अपने भाषण दिया है कि मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाकर जो सीवरेज की धीमी गति से कार्य था दोस्तों 2015 से चल रहा है ये कार्य, 2022 वर्तमान में चल रहा है, 2014 के लास्ट में अर्थात 7-8 साल से ये कार्य चल रहा है। धीमी गति से 70 लाख का जो जुर्माना लगाया था विधानसभा में आवाज़ उठाकर, उसका बखान किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन इसकी जो मानकों के विरुद्ध, पैमाने के विरुद्ध और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जो सीवरेज का निर्माण हुआ है, इसमें जो खामियां हुई है, उस खामियों पर पर्दा डाला जा रहा है, चाहे वो नगर पालिका का प्रशासन हो, वर्तमान का या फिर स्थानीय विधायक हो। तो इस मूल मुद्दे के ऊपर बात नहीं की जाती। अब तक जितनी भी नगर पालिका की मीटिंगें हुई है, बैठक हुई है, उसमें गुणवत्ता तक बात नहीं की जाती। सिर्फ बयान दिया जाता है कि गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे और ऐसे किसी प्रयास का हम जो है मिली भक्ति के साथ हम किसी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है और फ्लॉप यहाँ सिद्ध होता है विपक्ष भी दोस्तों। आंदोलन करने की आवश्यकता है विपक्ष को, कस्बा वासियों को भी जागरूकता की आवश्यकता है, चुप बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है, आंदोलन करने की आवश्यकता है। बार बार कहा जाता है, महीने 2 महीने में एक बार बड़ा प्रदर्शन किया जाता है, हो अल्लाह किया जाता है, मीडिया वालों को बुलाया जाता है और मीडिया में खबरें छपती है और ऐसा लगता है उनको कि तृप्ति मिल चुकी है, बस अब अपना काम हो चुका है। अब मीडिया की ये जो कवरेज आई है उससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कतई नहीं होता है। मीडिया में आप कवरेज ज़रूर दे सकते हैं, मीडिया में समस्या जो है वो बड़े पैमाने पर उठाकर लोगों के सामने रख दी जाती है, अधिकारियों के सामने वो पहुंचती है, सरकार के पास भी वो पहुंचती है और जिम्मेवार लोगों के कानों तक भी, आंखों तक भी वो चीज़ें, घटना पहुंचती है। लेकिन
उसका इलाज कब होगा? उसका इलाज जन आंदोलन से होगा। दोस्तों, भारत में वर्षों से और अब तक नहीं, प्राचीन काल से दोस्तों सत्याग्रह का, महात्मा गांधी सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। और नमक आंदोलन सहित कितने ना जाना दांडी यात्रा आदि कितने आंदोलन और यात्राएं महात्मा गांधी ने इस देश में की हैं। इस प्रकार के आंदोलनों की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है, आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। और जो नगर पालिका की मीटिंग बैठक नहीं हो रही है लंबे समय से, उसको करवाने की आवश्यकता है। उसको लेकर दोस्तों जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है। आरटीआई से सूचना मांगने की आवश्यकता है। लेकिन अंधेर गर्दी, चौपट राजा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कोई मारवाड़ी में कहते हैं धनी धोनी नहीं है इस नगर पालिका का। यहाँ ना चेयरमैन आकर महोदया बैठती है, समस्याओं का निराकरण करती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं से जो पहले वाला कार्यकाल था रईसा बानो का, जो कि पढ़ी लिखी एक बेहद कुशल चेयरमैन थी, दोस्तों कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आने लगा है वर्तमान का कार्यकाल देखते हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके कार्यकाल पर जो कि जोनल प्लान घोटाला आदि क्या क्या उन पर आरोप नहीं लगे होंगे रईसा बानो पर। हमने भी आपको बहुत सी खबरें दिखाई थी रईसा बानो की नेगलेंसी पर, नकारापन पर और उनके बेहद हल्के कार्यकाल पर। लेकिन ये कार्यकाल दोस्तों उससे भी कहीं ज़्यादा गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कोई विकास कार्य का नाम नहीं है। एक नाली या कोई पुलिया बनता है, 10 दिन में उसी पुलिया का दोबारा टेंडर होता है या बगैर टेंडर ही उसको बना दिया जाता है। पहले काम कर दिया जाता है, उसके बाद में टेंडर छूटते हैं। कोई पैमाना नहीं किसी प्रकार। यहाँ तो जांच की आवश्यकता है दोस्तों, बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी इस वर्तमान प्रशासन का नज़र आने लगेगा। और दोस्तों युवा मुस्लिम समाज के युवा अकरम खान के नेतृत्व में भी दोस्तों काफ़ी दिन पहले एक अभियान सा चलाया गया था, लेकिन वो अभियान सिरे नहीं चढ़ा। आखिर क्या कारण ऐसे अभियान सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं? क्या कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटियाँ आती हैं, या नॉलेज नहीं हो पाता, या फिर कहीं सुनवाई नहीं होती, या फिर चारों ओर अंधेरगर्दी है, कहीं सुनाई नहीं होती? कुछ तो कुछ जरूर है। वरना भाजपा बीच बीच में आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन लगाने की बात करती है, वो उसको कंटिन्यू नहीं रख पाती है। उसमें दोस्तों निरंतरता का अभाव होता है। क्यों? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 26 की ये जो घटना हुई थी, घरों में जो गंदा पानी घुस गया था और सड़क में एक बड़ा गड्ढा आज भी मौजूद है, और आज भी उस सड़क से, उस मार्ग से आवागमन बाधित है। वहाँ कोई भी बाइक या किसी प्रकार का वाहन आ जा नहीं सकता। लोगों में आक्रोश है, वार्डवासियों में आक्रोश है। जलदाय विभाग का पाइप भी डैमेज हुआ है, और ऐसे में गंदा पानी भी लोगों के नलों से, घरों से आएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? बार बार ये सूचना भी हम देते हैं, ये खबर भी हमें लगाते हैं। कई वार्डों में इस प्रकार की समस्या है कि भादरा में गंदा पानी आ रहा है, और जब पानी आता है, पानी छोड़ा जाता है जलदाय विभाग द्वारा पेयजल के लिए, तो दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट तक गंदा पानी आता है। और कई कई घरों के नलों से तो गंदा ही पानी आता है। वो अपने पीने के पानी की व्यवस्था टैंकरों से करवाते हैं, या कहीं अयंतर दूसरी जगह से पीने का पेयजल पानी लेकर आते हैं। दोस्तों इस प्रकार से नासूर बनती जा रही है ये सीवरेज। क्या ये कामयाब होगी? हमारा सबसे पहले जो सवाल है वो भी अंत में भी बरकरार है दोस्तों। क्या ये सीवरेज भादरा में कामयाब होगी? क्या भविष्य में जो ये वर्तमान में कमियां उजागर हो रही है, दो परेशानियां उजागर हो रही है, उस पर अंकुश लगेगा, उसमें सुधार होगा? होगा तो कैसे होगा? कोई आकर सीवरेज का कर्मचारी नहीं बता पाता है, नगर पालिका का, प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं बता पाता है, और जो सत्ता पक्ष के पार्षद है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों कैसे यहाँ कस्बे की जनता ऐसे पार्षदों को जिताकर भेजती है? जो नगर पालिका में कस्बे की जन समस्याओं के लिए मात्र 40 वार्ड है, सभी के हिस्से में एक एक वार्ड आया हुआ है। अपने अपने वार्ड की समस्याओं का वो निराकरण नहीं करवा सकते, उसके लिए वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, तो क्या संभालेंगे पूरी भादरा विधानसभा को कोई विधायक?
या जनप्रतिनिधि। दोस्तों बहुत बड़ा एरिया होता है विधानसभा का, और ऐसे में आगे 2023 का चुनाव भी है। दोस्तों आज की इस समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से मैं आपको सहकारी समिति के जो चुनाव हुए हैं उसमें कौन कैसे बाजी मार रहा है इसके लिए मैं जल्दी से आपको बताता हूं। तो दोस्तों पहले सभी के दावे हैं। माकपा दावा कर रही है 24-25 के, भाजपा दावा कर रही है 27 से 29 अपने उम्मीदवार जीतने के। तो किसका दावा सही है, आखिर स्थितियां क्या है, क्यों इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आधा दर्जन से अधिक जो चुनाव अध्यक्ष के हुए हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। उन निर्विरोध को वो सभी दल अपने अपने खाते में ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई पार्टी का और का सिस्टम था नहीं, निर्विरोध थे। निर्विरोध अब वो वोट आगे जब पड़ेंगे, चुनाव होंगे, तो वो वोट कहाँ जाएंगे, इसको लेकर सेंस है। तो इसको लेकर वो अपनी अपनी लिस्ट में इन वार्डों को, इन जो पंचायतों को है वो गिनता है। इनमें अनूप शहर हो, बांगवा हो, बनाई हो, बिहारीपुरा हो, बोजासर हो, सेरडा हो, ये लगभग पंचायतें हैं। इनके अध्यक्ष है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक बार फिर से हम आपको बताएं, अनूप शहर हो, बांगवा हो, बनाई हो, बिहारीपुरा बास हो, और बोजासर हो, सेरडा हो, या फिर गांधी बड़ी हो, छानी बड़ी हो, अजीतपुरा हो, इसके वोट कहाँ जाएंगे? तो ये अपने अपने खातों में लेते हैं। लेकिन दोस्तों भाजपा के दावे को सर्वप्रथम लेते हैं, क्योंकि उनका दावा लंबा है। 29 वो अपने अध्यक्ष के दावे करता है। तो भाजपा के दावे में ठोस कौन से हैं, पहले ठोस की बात कर लेते हैं। बिराण, निनाण का अध्यक्ष बिराण और गोगामेडी, डुंगराना, गड्डी छानी, मलसीसर, किराड़ा बड़ा, दीपलाना, भाड़ी, डाबड़ी, सागड़ा, जिज्ञासरी बड़ी, सरदारपुरा बास, उत्तरादा बास, नेठराना, बरवाड़ी, कुंजी, डीलकी, गडड़ा, बिरानी, जोगीवाला और बोजासर, परलिका, बिहारीपुरा बास और रासलाना, ये कुल 25 जो हमने आपको नाम गिनाए हैं जहां चुनाव हुए, अध्यक्ष बने, वो भाजपा का दावा लगती है, और भाजपा के ही लगते हैं। इनमें एक दो में स्थितियां कुछ अलग हो, भिन्न हो, तो इसके लिए हम इनके दावों को की पुष्टि नहीं करते हैं। इसके अलावा माकपा का दावा देखते हैं। सूरतपुरा, मुनसरी, डोभी, जनाना, खचवाड़ा, बानगढ़, रामगढ़िया, मलखेड़ा, कलाना, रामगढ़, महराणा, सरदारगढ़िया, जानसल और मोटसरा। तो ये गांव लगभग जो है वो माकपा अपना दावा कर रही है। लेकिन मोटसरा को अगर छोड़ दे तो दोस्तों यहाँ 13 लगभग इनके हम पक्के मानकर चल रहे हैं। इनमें भी हो सकता है एक या दो की संख्या में कोई किसी प्रकार का विश्वास हो, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जो निर्विरोध थे दोस्तों, चाहे वो गांधी बड़ी, छानी बड़ी हो। छानी बड़ी में संदीप डूडी के जीते थे ज़्यादातर, और गांधी बड़ी की बात करें तो यहाँ रवि बंसल के साथ जीते थे, 5 भाजपा के थे, माकपा यहाँ बिल्कुल नहीं थी। अजीतपुरा में राजदेव सिंह और उनके परिवार में गढ़ की तरफ से ज़्यादा थे। और कुल मिला के अनूप शहर की बात करें तो निर्विरोध था। बांगवा की बात करें तो 6 कैंडिडेट जीते थे, दोनों के सदस्य जीते थे, भाजपा और माकपा के, लेकिन यहाँ भी निर्विरोध था। बनाई की बात करें तो यहाँ भी निर्विरोध है, बराबरी की स्थिति है बनाई में भी। लेकिन बिहारीपुरा की बात करें, बिहारीपुरा बास की, तो यहाँ भी निर्विरोध था। और बात करें बोजासर की तो यहाँ भी निर्विरोध, और सेरडा में भी निर्विरोध हुआ था। इनमें से अनूप शहर, बनाई, बिहारीपुरा और बोजासर में भाजपा का दावा मजबूत प्रतीत होता है हमें। तो 24-25 भाजपा की संख्या कुछ पुख्ता दिखाई दे रही थी। तो 4 ये मिलाने से भाजपा के 29 सदस्य जो है, अध्यक्ष जो है, वो हम मानकर चल सकते हैं। एक दो इधर उधर इससे भी हो सकते हैं, और जब चुनाव के लिए वोट पड़े उसमें क्या स्थिति हो ये भिन्न हो सकती है। इनमें बात करें दोस्तों जो निर्विरोध थे, बांगवा और सेरडा, तो ये माकपा का दावा हमें मजबूत यहाँ लगता है। और कुल मिला के माकपा की संख्या भी 15 से कहीं
अधिक दिखाई देती है और कुछ निर्दलीय अलग मान सकते हैं हम। तो ये स्थिति लगभग है। अब मैं आपको अध्यक्ष जो अब तक हमारे पास से नाम आए हैं और इसकी स्थिति हम आने वाले 1-2 दिन में बिल्कुल पुख्ता सूची के साथ भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुल मिला के आपको स्थिति हमने दिखा दी है। माकपा से भाजपा बाजी मारती हुई सहकारी समिति के चुनाव में दिखाई देती है। डुंगराना में सुमन जांगेड़ अध्यक्ष बनी है दोस्तों और शंकर चोपड़ा उपाध्यक्ष, जबकि डाबड़ी में विनोद सहारण अध्यक्ष बने हैं। किराड़ाबड़ा में राजकुमार शर्मा अध्यक्ष, मदन लाल सहारण उपाध्यक्ष, जबकि मलसीसर में ईश्वर मैया अध्यक्ष, ओम प्रकाश सहारण उपाध्यक्ष बने हैं। और बाड़ी में संत कुमार अध्यक्ष, भूप सिंह जोगी उपाध्यक्ष बने हैं। और अलायला में राकेश कुमार कसवा अध्यक्ष, शिव ओंकार भाकर उपाध्यक्ष, जबकि सागड़ा में जगदीश धारीवाल अध्यक्ष बने हैं। बांगवा में बलवंत राय बगड़िया अध्यक्ष और रणवीर भाकर उपाध्यक्ष बने हैं, जबकि अनूप शहर में दानाराम अध्यक्ष बने हैं। और चिड़िया गांधी में राजकुमार जाखड़ अध्यक्ष बने हैं। और सूरतपुरा में इंदर मित्तड़ अध्यक्ष बने हैं। विजय सिंह डूडी उपाध्यक्ष बने हैं, जबकि कुंजी में विद्याधर शर्मा अध्यक्ष बने हैं और रामकुमार जाट उपाध्यक्ष बने हैं। और बिहारीपुरा में दोस्तों एडवोकेट किशन लाल यादव अध्यक्ष बने हैं, जो कि भाजपा की टिकट पर पार्षद का वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे दारा सिंह सोनी से। और उपाध्यक्ष यहाँ बिहारीपुरा में बरकत अली बने हैं और ये निर्विरोध यहाँ से निर्वाचित हुए। तो इसके अलावा बोजासर में हेमराज अध्यक्ष और राम स्वरूप उपाध्यक्ष बने, यह भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। और निनाणगाम की बात करें तो वीर सिंह खरसू यहाँ अध्यक्ष बने हैं, ओम प्रकाश नाई उपाध्यक्ष बने हैं। अब बात करें उत्तरादावास की तो मोहनलाल कसवा अध्यक्ष बने हैं। तो कुल मिला के स्थितियाँ इस प्रकार से है दोस्तों कि क्लियर तो कुछ विश्वास से नहीं कहा जा सकता। 1 या 2 या 3, 4 की संख्या भी इधर उधर यहाँ हो सकती है, लेकिन बाजी मारी है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें कतई कोई दो राय दिखाई नहीं देती। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें धरना प्रदर्शन की तो फसल बीमा क्लेम को लेकर लगातार 43वें दिन भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा डुंगराना की तरफ से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और आने वाली 20 दिसंबर को उपखंड का घेराव करने की भी पूरी मंशा इन किसानों की, इन कार्यकर्ताओं की, इन भाजपा किसान मोर्चा के सदस्यों की है, जिसका वो पहले ही कर चुके हैं। और एक चेतावनी ज्ञापन भी इसको लेकर 2 दिन पहले दिया गया था। अब बात करें 13 दिसंबर को, आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों। संसद पर आज ही के दिन 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था, आपको याद होगा। और उसके बाद में किस प्रकार से देश में स्थितियां हो गई थी और दहशत का सा वातावरण हो गया था, क्योंकि किसी की देश की राजधानी और संसद पर हमला हो तो ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। और दोस्तों स्मिता पाटिल 1986 को आज ही के दिन फिल्मी अभिनेत्री है, उनका निधन हुआ था। और मनोहर पारिकर जो कि गोवा के सीएम रह चुके हैं, उनका भी 1955 को आज ही के दिन जन्म हुआ था। हवाई सुरक्षा दिवस आज के दिन मनाया जाता है, ये सप्ताह के रूप में आज से दोस्तों मनाया जाता है। और इससे पहले ही अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह जो है वो जारी है 8 से 14 तक का। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मंडियों के भाव की, मौसम के मिजाज की, तो आज आदमपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। नरमा 8,509 रुपये प्रति क्विंटल, कपास बिकी है 9,768, जबकि ग्वार के भाव 5720, सरसों 6250, सरसा मंडी में नरमा 8470 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है, जबकि कपास के भाव 9600 रुपये। और गेहूँ 2590, एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 8455 रुपये, फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8360, कपास बिकी है 9550 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि भट्टू मंडी में नरमा बिका है 8355, कपास बिकी है 9630 रुपये प्रति क्विंटल। संगरिया मंडी में नरमा 8566, सरसों के भाव 6175 रहे उच्चतम, जबकि ग्वार के भाव 5550 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सादुलपुर मंडी में ग्वार बिका है 5775, चना 4,975, मूंग के भाव 7,000, जबकि मोठ 6100, गेहूं के भाव 2675, सरसों बिकी है 5600 रुपये प्रति क्विंटल।
और आज की अंतिम मंडी सिवानी में कैसे रहे फसलों के भाव। ग्वार के भाव 5815, चना के भाव 5060 है सिवानी मंडी में, जबकि सरसों बिकी है 5725, मूंग के भाव 6900 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं सिवानी में। मोट 6100, गेहूं बिकी है 2640 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरी के भाव 2060 रहे हैं। तारा मीरा 5100 और जौ बिका है मात्र 2650 रुपये सिवानी मंडी में। ये रहे मंडियों के भाव। और आज 13 दिसंबर को 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। बादल बहुत कम थे, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी, जो कल देर शाम से चलनी प्रारंभ हुई है। और दोस्तों अब हवाओं को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में ठंडक कुछ बढ़ने वाली है और देर शाम को भी 18 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। बादल रात्रि को नहीं होंगे। कल 14 दिसंबर को 13 से 20 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 22 से 25 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो देर शाम देर रात्रि तक भी इसी प्रकार से चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे कल दिन में भी और रात्रि को भी नहीं होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।